नमस्कार बच्चों, आज हम मानक भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि मानक भाषा की प्रवृत्तिगत विशेषताएं या उसके अभिलक्षण का अभिप्राय क्या होता है? विशेषताएं बताइए। तो मानक भाषा से अभिप्राय है मानव की भाषा तथा अभिलक्षण से अभिप्राय है विशेषता या मूलभूत लक्षण या प्रवृत्ति। किसी एक वस्तु की विशेषताएं उसे अन्य वस्तु से अलग करती है। अतः जब हम मानव की भाषा की विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो हम उन विशेषताओं की चर्चा करते हैं जो मानव भाषा को अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करती है। भाषा मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने का श्रेष्ठ साधन है, जो कि हम अभी तक जान चुके हैं। और भाषा ध्वनि समूह का सुगठित रूप है। यानी कि भाषा किससे बनती है? ध्वनि समूह से बनती है। भाषा का वह ध्वनि समूह मनुष्य के उच्चारण अवयवों से उच्चारित होता है। उच्चारण अवयव का मतलब जो हम ध्वनि उच्चारित करते हैं, मनुष्य के जिन जिन अंगों से उच्चारण होता है उन्हें उच्चारण अवयव कहा जाता है। भाषा किसी न किसी समाज से संबंधित होती है। भाषा का आवश्यक तत्व विचार विनिमय माना जाता है। भाषा के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान होता है और भाषा में एक व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है। एक क्रम होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है और अराजकता फैल जाती है। क्योंकि प्रत्येक भाषा में जो शब्द होते हैं उनका अलग अलग अर्थ होता है और वो पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे दादा का अर्थ बंगाल में होता है बड़ा भैया और पंजाब में होता है पिता का पिता। दूसरी इसकी विशेषता है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक व्यवहार भाषा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। भाषा शुरू से लेकर अंत तक समाज से संबंधित होती है और भाषा का विकास भी समाज में ही होता है और भाषा का अर्जन भी समाज से ही होता है और प्रयोग भी समाज में ही होता है। उदाहरण के लिए बच्चा जिस समाज में पैदा होता है, पलता है, उसी समाज की भाषा बोलता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। ये भी इसकी विशेषता मानी जाती है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, इसे अर्जित किया जाता है। और एक बालक अपने वातावरण से एक समय में 3 से 4 भाषाएं भी सीख सकता है। शिशु अपने इंटेलेक्चुअल जो उसका डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास होता है, उसके साथ साथ अपने आसपास की ध्वनियों को अनुकरण के आधार पर वातावरण के अनुसार ही उनका प्रयोग करने का प्रयत्न करने लगता है। यानी कि अनुकरण से भी भाषा सीखी जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानक भाषा अनुकरणीय भाषा होती है, यानी कि अनुकरण करके सीखना। भाषा सदैव सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। भाषा के स्तर की भिन्नता मानव की शैक्षिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक विशेषताओं पर आधारित होती है। इसका मतलब क्या है कि शैक्षिक जो क्षेत्र होगा उसमें अलग तरह की भाषा होगी, आर्थिक स्तर पर अलग तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, व्यावसायिक स्तर पर अलग, और समाज में अलग तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो मानक भाषा के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी शब्दावली होती है जिस पर वह भाषा फलती फूलती है। मानक भाषा का अंतिम उद्देश्य विचार व भाव को सहज, सरल व स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करना है। फिर आता है कि भाषा की विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है कि वैसे तो पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, परंतु केवल मनुष्य के मुख से जो उच्चरित ध्वनियाँ हैं उन्हीं को भाषा की संज्ञा दी जाती है। और भाषा की रचना किससे होती है? तो विभिन्न ध्वनियों के संयोग से होती है। जैसे कि राम में क्या क्या ध्वनियाँ मिली हुई है? तो रे, आ, म, अ। ठीक है, तो विभिन्न ध्वनियों के संयोग से विभिन्न शब्दों का निर्माण होता है, परंतु केवल जो सार्थक शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकलता है वही भाषा की रचना करते हैं। जैसे कि राम यहाँ पर सार्थक शब्द है, लेकिन अगर हम रूम बना रहे हैं जो कि दूसरी भाषा का शब्द है तो ये यहाँ पर गलत माना जाएगा। भाषा के शब्द प्रतीकात्मक होते हैं। संसार के किसी भी भाषी मनुष्य के लिए वस्तु तथा अर्थ तो एक ही होता है, अंतर केवल ध्वनि के प्रतीक को लेकर होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था, अपने नियम तथा अपने सिद्धांत होते हैं। भाषा का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना होता है। भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति भी है। भाषा समाज सापेक्ष होती है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर चलती है। यानी कि पहले जैसे कारक चिन्ह वगैरह थे, जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं का, के, की, ने, में, पर, से, के द्वारा,
वो शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलाकर लगाए जाते थे, तब भाषा की कैसी अवस्था थी? संयोगा अवस्था थी। और जब इनको हटाकर थोड़ा मतलब अंतर देकर इनको लिखने लगे, तब भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर चली। भाषा परिवर्तनशील है, ये स्पष्ट कीजिए। तो सृष्टि का ये नियम है कि वस्तुओं के समान भाषा भी क्या है? परिवर्तनशील है। मानवेतर प्राणियों की भाषा परिवर्तनशील नहीं है। मानव के अलावा जो पशु पक्षी जानवर आदि जो भी जिन भाषा का प्रयोग करते हैं वो परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन मानव की भाषा परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है कि पता नहीं चलता। काफ़ी समय बीत जाने के बाद हम इस परिवर्तन को जान पाते हैं। कबीरदास ने भी कहा है कि भाषा बहता हुआ नीर है, बहता हुआ पानी है। इस संदर्भ में हम संस्कृत के क्रम शब्द को देख सकते हैं। जैसे कि संस्कृत में क्रम बोला जाता है, वही प्राकृत में क्या बन गया? कम हो गया। और हिंदी में क्या हो गया? काम बन गया। इसी प्रकार मेघ से में, दधी से दही, दुग्ध से दूध आदि ध्वनि परिवर्तन के उदाहरण हैं। चट्टोपाध्याय से चटर्जी आदि रूप परिवर्तन के उदाहरण हैं। असुर का अर्थ राक्षस के लिए, यानी कि पहले असुर का अर्थ राक्षस और जो देवता थे उनके लिए किया जाता था, लेकिन बाद में असुर का अर्थ सिर्फ किसके लिए हो गया? राक्षस के लिए हो गया। महाराज का रसोइये के लिए हो गया। जुगुप्सा घृणा के लिए आदि अर्थ परिवर्तन के उदाहरण हैं। यानी कि किसी शब्द के अर्थ में भी समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे होता है। यद्यपि शिक्षा, अनुशासन, संचार व्यवस्था, साहित्य, समाचार पत्र आदि द्वारा भाषा परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन भाषा तो निरंतर परिवर्तित होती रहेगी। और यह परिवर्तन दो स्तरों पर होता है, व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक नए शब्दों को ग्रहण करता है और अनेक शब्दों का त्याग भी करता है। धीरे धीरे उसकी भाषा में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्तिगत स्तर पर 8-10 सालों के बाद उसकी भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन सामूहिक स्तर की बात करें तो काफ़ी वर्षों के बाद भाषा में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। यदि हम अपने देश की भाषाओं के इतिहास को लें तो पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर खड़ी बोली, जिसे हम हिंदी कहते हैं। आदि भाषाएं इसी परिवर्तनशीलता का परिणाम है। वैदिक ऋचाओं में भाषा का जो रूप है वह आगे चलकर ब्राह्मण ग्रंथों और आख्यानों में प्राप्त नहीं होता। रामायण महाभारत में तो भाषा का रूप बिल्कुल ही बदल गया। इसी प्रकार अमीर खुसरो तथा महात्मा कबीर की भाषा का रूप आज हमें देखने सुनने को नहीं मिलता। यही स्थिति संसार के अन्य भाषाओं पर भी लागू होती है, जैसे कि चासरकालीन अंग्रेजी थी, फिर शेक्सपियर कालीन अंग्रेजी आई और आज की अंग्रेजी में काफ़ी परिवर्तन पाया जाता है। इस प्रकार हमने समझा कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ये स्पष्ट कीजिए। तो भाषा अनुकरण करके सीखी जाती है, यह कभी अपने आप नहीं आती है। अनुकरण मानव मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक विशेषता है कि वो अनुकरण करके कुछ ना कुछ सीखता ही है। मानव बाल्यकाल से युवावस्था तक बोलचाल एवं वेशभूषा में एक दूसरे का क्या करता है? अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब क्या होता है? देखकर सीखना, सुनकर सीखना। अनुकरण की यह प्रवृत्ति बाल्यकाल में यानी कि बचपन में सबसे अधिक होती है। बच्चा अपने से बड़ों या समान आयु वालों के बोले जाने वाले शब्दों का अनुकरण करता हुआ सीखता है और बोलता है। इस प्रकार अनुकरण द्वारा ही मानव भाषा की शिक्षा प्राप्त करता है। जैसे दूध की एक एक बूंद से बच्चे का शरीर विकास प्राप्त करता है, वैसे ही माता पिता आदि के द्वारा जो माता पिता जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको सुनने से, उसका अनुकरण करने से बच्चे का भी बौद्धिक विकास होता है। घर के जो बड़े हैं अगर वो पेय पदार्थ को पानी कहेंगे और भोज्य पदार्थ को यानी कि जो खाने की चीज़ें उनको रोटी कहते हैं, तो बच्चा भी वैसा ही उच्चारण करते हैं। अगर बड़े इन्हें पानी को वाटर बोलते हैं और रोटी को चपाती बोलते हैं तो बच्चा भी वैसा ही सीखता है। प्रारंभ में बालक द्वारा किया गया अनुकरण अपूर्ण होता है, किंतु बालक की जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे अनुकरण जो उसका अनुकरण है उसमें भी विकास होता जाता है। बड़ा होने पर बालक समाज द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों का अनुकरण करके भी भाषा को सीखता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा का अनुकरण करने वाला बालक
चलता है उच्चारण करता है। और अवधी बालक होगा तो वो चलित हूँ, पंजाबी बालक होगा चलदा हाँ, और कन्नौजी बालक चलत हूँ, इस प्रकार कहता है। ये सभी उच्चरित रूप माता पिता की बोली के अनुकरण का ही परिणाम है। आचार्य अरस्तु के मत में कला अनुकरणात्मक है। भाषा सीखना भी एक कला है, और वो क्या है फिर? अनुकरणात्मक है। आधुनिक युग में मानव के रहन सहन, वेशभूषा आदि के ढंग में जो अंतर आया है, वह भी जो पाश्चात्य देश है उनके अनुकरण करने से ही आया है। अगला प्रश्न है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है, इस पर प्रकाश डालिए। तो भाषा का संबंध समाज विशेष के प्रत्येक व्यक्ति से रहता है। भाषा की उत्पत्ति समाज से ही होती है, समाज में उसका विकास होता है। कहने को तो हम मातृभाषा शब्द का अर्थ लगाते हैं माता की भाषा, लेकिन माता भाषा का निर्माण नहीं करती, बल्कि पूर्व समाज से जो प्राप्त भाषा होती है वो बच्चों तक पहुंचाने का काम एक माता करती है। जिस प्रकार उसने स्वयं भाषा को किससे प्राप्त किया? अपनी माता से प्राप्त किया था। अतः उसके प्रति ऋण को स्वीकार करते हुए तथा अपनी कृतज्ञता को दिखाते हुए हम उसके प्रति मातृभाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। जन्म लेने के बाद शिशु जिस समाज में पालित पोषित होता है, उसी समय की उसी समाज की भाषा वह सीखता है, अपने देश की नहीं। यानी कि वो जिस देश में रहेगा वह उसी देश की भाषा सीखेगा। जो भारतीय आज इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि विदेशों में जाकर बस गए हैं, वे वहीं की भाषा सीखकर बोलते हैं। लगभग यही स्थिति बंगाल में रहने वाले महाराष्ट्रियन परिवार के बच्चों की है, अथवा उत्तर प्रदेश में रहने वाले कर्नाटक परिवार के बच्चों की कही जा सकती है। इस प्रकार के बच्चे अपने घर के वातावरण के कारण मातृभाषा भी सीख जाते हैं, और जिस देश में वे रहते हैं तो वहाँ की भाषा भी सीख लेते हैं। कभी तो बच्चा बड़ा होते होते 2-3 भाषाओं का ज्ञाता हो जाता है। उदाहरण के रूप में ग्रामीण बच्चा जो गांव में रहते हुए गांव की भाषा भी सीख लेता है, और यदि वो पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाए तो वो स्कूल में वो भाषा भी सीख जाता है। इस संदर्भ में हम छायावादी प्रगतिवादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी उदाहरण ले सकते हैं, जिनका बांग्ला भाषा पर पूर्ण एकाधिकार था, क्योंकि उनका पालन पोषण बंगाल के महिसादल नगर में हुआ था, इसलिए उन्होंने वहाँ की भाषा भी सीख ली। और उन्होंने साहित्यिक हिंदी भाषा है वो अपने साहित्य में प्रयोग करने के कारण उस भाषा पर भी उनका पूरा अधिकार था।